हवाले से, ताकि हर कोई अपना टैक्स दे, कम टैक्स हो, हर कोई अपना टैक्स दे और उस टैक्स के जरिए से हम सही उसका इस्तेमाल करें और ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल बेसिस पे लेकर आए। तो ऑब्वियसली ये एक स्टांस फंडामेंटल है कि अब हमने उस तरह नहीं जाना कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना और हमने एक्सपोर्ट लेड की तरफ जाना। ये एक फंडामेंटल जो है वो मगर खुरम, हमारा स्टांस है। एलीट लेड ग्रोथ की जानिब गवर्नमेंट का जाना भी हाईलाइट होता जाता है बार बार। कम महंगाई के साथ मुनासिब तरक्की तो काबिल कबूल है, ज्यादा तरक्की के साथ ज्यादा अफरात ज़र से तो बहुत बेहतर है सर। अब 2 साल के लिए करंट अकाउंट और प्राइमरी अकाउंट भी मुस्बत या जायद होना चाहिए। हम देख रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट एक बार फिर देखने को मिल रहा है। स्टेबल रहेंगे हम इस हालात में? एंड आई से दिस बिकॉज सर पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस के बाद जनवरी में खसारे में चला जाना, ये खबरें भी बार बार शाया हो रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? मैं 7 महीने की बात कर रहा हूं। अगर जी। आप टोटल 7 महीने की बात करें तो हम सरप्लस में खड़े हैं। 1 महीने की बात नहीं कर रहा मैं 7 महीने की बात कर रहा हूं। अगर आप होलिस्टिक पूरी पिक्चर देखें, एक आध महीना तो ऊपर नीचे हो सकता है, हम्म। लेकिन देखें करंट अकाउंट अगर मतलब आपके यहाँ अगर मंथली जो है 3-4 महीने से अगर सरप्लस आ रहा है हम्म। और एक महीना वो खसारे में गया है, तो ये मतलब लार्जर पिक्चर देखूंगा मैं कि 6 मरतबा बेहतरी हुई है और एक मरतबा अगर खराबी थोड़ी सी हुई है तो वो खराबी नहीं है। देखिए आपके पास जो है टोटल, अगर आप करंट अकाउंट का देखें कि वो डेफिसिट में था कि आप दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे थे और रेमिटेंसेस है, इन्हीं का जो मजमूआ होता है वो करंट अकाउंट होता है। तो इसके अंदर 7 महीने में आपके पास सरप्लस है और 7 महीने में अगर सरप्लस आप खड़े हैं, यानी हम्म। कि इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर आया ज्यादा है गया कम है। नेट बेसिस पे डॉलर आया ज्यादा है। तभी आप देखें कि पिछले 7 महीने में जो रिजर्व्स हैं आपके हम्म। वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और हम्म। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखें कि हम कितने महीने के इंपोर्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं, कितने महीने की इकोनॉमी के पास फ्यूल है, तो वो 2.25 महीने का है। जो कि अगर 10-15 महीना पहले देखें आप, जब हम बहुत ज्यादा जो है वो क्लोज टू डिफॉल्ट चले गए थे और आईएमएफ प्रोग्राम भी नहीं हो रहा था, उस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ हार्डली 2 हफ्ते के रिजर्व रह गए थे। आज आपके पास 2.25 महीने के रिजर्व हैं। तो देखें ये ये आपके पास बफर्स हैं जो बिल्ड हुए हैं ओवर द लास्ट 15-20 12 और 15 मंथ्स। तो मेरे कहने का मतलब ये एक आध महीना अगर करंट अकाउंट खसारे में जा रहा है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल हाँ। पिक्चर अगर आप देखें सरप्लस में और अगले आने वाले महीनों में खसारे में हम जाते भी हैं। और एक्सपोर्ट्स का नंबर भी अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ इस वक्त इंपोर्ट की ग्रोथ से ज्यादा है। एक्सपोर्ट जो है वो 10% पे ग्रो कर रही है, 10% से भी ज्यादा पे ग्रो की है। 7 महीने की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इनकी बात करें, 8 से 10% अगर एक्सपोर्ट ग्रो कर रही है और इंपोर्ट हम्म। आपकी 6 से 7% ग्रो कर रही है, तो स्टिल आपके यहाँ जो ट्रेड डेफिसिट है हम्म। उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा, विच मीन्स कि आपके यहाँ एक्सपोर्ट सस्टेन कर रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती थी, तब एक्सपोर्ट्स बढ़ती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कंटेंट था एक्सपोर्ट्स का वो इंपोर्ट से आता था। लोग मंगाते, हम्म। इंडस्ट्री मंगाती ज्यादा थी, उसका वैल्यूएशन कम होती थी। हम्म। अब पिछले 4 महीने में आप देखें कि ग्रोथ जो है सस्टेन करी और आईटी का बहुत बड़ा इसमें रोल है। आईटी के देखें, अगर पिछले साल $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, हम्म। इस साल एक्सपेक्टेशंस है कि $4 बिलियन क्रॉस करेंगी आईटी की एक्सपोर्ट। हम्म। तो देखिए ये है ना आपके यहाँ जो वैल्यूएशन है, जिसमें आपको कोई इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए आपकी एक्सपोर्ट सस्टेन हो रही है। रिजल्टेंटली आपका करंट अकाउंट बेहतर हो रहा है क्योंकि उसमें रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। तो ओवरऑल मैंने कहा ना, फाइनेंशियल अकाउंट को हमने जो है देखना है कि उस पर हमने स्ट्रेटेजाइज करना है, फाइनेंशियल अकाउंट को बेहतर करना है, ताकि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो चैनल आपका होता है उसमें बेहतरी आए, सस्टेनेबिलिटी आए, ताकि आपको बार बार फंड के पास ना जाना मगर पड़े। खुरम, जैसे इंपोर्ट लेड ग्रोथ विल एक्सपैंड आवर एक्सपोर्ट सेक्टर, ये बात तो ठीक है स्पेशली, मगर वो सेक्टर्स जिनमें डॉलर आउटफ्लो ना हो, माइनिंग है, शिपिंग है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन हमारी तो 600 अरब डॉलर की एक पैरेलल इकोनॉमी है, उसे टैक्स नेट में लिए बगैर तो ग्रोथ अचीवेबल ही नहीं होगी ना खुरम? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को आगे लेके जाना है। कि दो हिस्से हैं इसके, एक है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है डिजिटाइजेशन। ये दो बड़ी चीजें हैं महज, जिस पे काम जो है वो होना है और हम कर भी रहे हैं, हम शुरू भी कर रहे हैं। और उसमें बहुत ज्यादा इसमें स्पिरिट बहुत है कि इसको करना है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इतनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है और उसमें देखिए बहुत ज्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपके टैक्स का इशू है, आपके यहाँ जो है वो डेटा इंडेक्स है, वो किस तरह से आप यूटिलाइज करें अपनी पॉलिसी मेकिंग में। आपको पता हो कि कितनी इकोनॉमी पैरेलल है और किस तरह से उसको लेकर आना है, क्योंकि आपका पोटेंशियल वहीं से निकलता है, ग्रोथ का, इन्वेस्टमेंट का और आपके टैक्सेशन का और रिसोर्स का, हर चीज का। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज है कि रिटेल सेक्टर, रिटेल होलसेल एंड ट्रेड, ये पूरा सेक्टर 20% आपकी इकोनॉमी का होता है, 18% रफली बनता है, कुछ $70 बिलियन का साइज है इसका। तो ये बहुत बड़ा उसमें पोर्शन है जो कि एक जो है नॉन डॉक्यूमेंट एरिया है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत जरूरत है। और बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर की भी कुछ है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की भी है, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि पैरेलल है। तो ये इंक्लूजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें सबको इकट्ठा होना होगा। ये मेरे ख्याल में मुल्क का इसमें बहुत बड़ा
जो है वो फायदा है कि हम डिजिटाइज करें साथ साथ और डॉक्यूमेंट करें, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंसेंटिवाइज करना होगा, हमें लाना होगा जो है वो टैक्स नेट के हम्म। अंदर लोगों को ये ट्रस्ट हमने बिल्ड करना होगा, जो पिछले कई सालों से ट्रस्ट डेफिसिट है, जो है टैक्स पेयर लेने का वाले भी। में भी और टैक्स देने बिल्कुल। वाले में भी। हाँ। और ये डबल बुक्स के बहुत ज्यादा मसले हैं, ये सारी चीजें हमने हैंडल करनी होगी, ठीक करनी होगी, तब हमारी इकोनॉमी का सही पोटेंशियल निकलेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं, एफबीआर की अपने रिफॉर्म्स एफबीआर के हो रहे हैं, एफबीआर को पॉलिसी और टैक्स को अब अलग कर दिया गया, टैक्स कलेक्शन को और पॉलिसी को ये फंडामेंटल डिसीजन ले लिया गया। तो जो पॉलिसी है टैक्स की वो अलग कर दी गई है और टैक्स कलेक्शन को अलग कर दिया गया। तो हम्म। टैक्स पॉलिसी में बोर्ड और प्रॉपर उसके जो 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 क्रेडिबल जो उसमें लोग होंगे, जो उसमें उसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग होंगे, जो ये बताएंगे कि जी टैक्स का इम्पैक्ट कैसे आता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे डेवलपमेंट टैक्स जो है रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के लिए। और टैक्स कलेक्शन का जो है दायरा वो अपनी जगह काम करता रहेगा, हम्म। ताकि टैक्स का हम बिल्कुल एंड में जाके सिर्फ ये ना करें कि जी बस अपने जो है नंबर्स को पूरे करने के लिए आखिर में जाके बजट कर दिया जाता है, और ये बजट का प्रोसेस अभी से शुरू हो गया। हम्म। और ये पहले नहीं होता था इस तरह, हमने जनवरी से स्टार्ट कर दिया है, प्रीपोन कर दिया है बजट की पूरी एक्सरसाइज, सबके साथ मिल रहे हैं, जाके खुद जा रहे हैं मिलने, ये नहीं कि उनको बुला रहे हैं, खुद मिल रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, ताकि चेंबर्स जा रहे हैं, बाकी एसोसिएशन के पास जा रहे हैं, ताकि उनकी हम सुन सकें कि जी क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ताकि अनसर्टेनिटी और सरप्राइज का एलिमेंट कम हो जाए। हम्म। ये सारे काम जो है हमने करने हैं, ताकि हमारी डिजिटाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन और ब्रॉडनिंग, वाइडनिंग, डीपनिंग टैक्स की हो सके, ताकि सही, फेयर और एक इक्वल जो है हम मगर इक्विटेबल मगर सोसाइटी खुरम क्रिएट इस कर सकें। सारे साथ के आपको ग्रोथ को भी तो इंश्योर करना है एट द सेम टाइम व्हाइल यू डॉक्यूमेंट डिजिटाइज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड हो रही है 1.25% पहले 5 माह में इस साल के कॉन्ट्रैक्शन हुई है और इसी को अगर आप कंपेयर करें विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर अकॉर्डिंग और ये भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। अब मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट सेक्टर इज ऑफ कोर्स द राइट वे फॉरवर्ड लेकिन जीएसटी तो भी इधर यहाँ भी आपको इसको कम करना होगा। 60% टैक्स रेट तो एक नॉन स्टार्टर है। एब्सोल्युटली, देखिए तीन बड़े इश्यूज हैं जिनको हैंडल करना है। एक में काफी रिस्पाइट मिली है, एक मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आपके प्रोग्राम में भी हमेशा कहा है, देखें एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि आपकी शेयर सूद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हो रहा था, इम्पोर्ट सबसे ज्यादा हिट हो रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्पोर्ट करता भी है और अपने कंटेंट में एक्सपोर्ट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ गई है, आधी हो गई है, जो पीक पे थे 23-24% तक रेट चले गए थे बोरोइंग के, वो अब आ गए 11-12 पे, 13 पे, जो बॉलिंग रेट से तो अच्छे, मैंने कहा ना शुरू में, ग्रुप्स तो 10% भी कर रहे हैं और जो है 11% भी कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ गई, ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कैपिटल किसी भी हम्म। बिजनेस के लिए, चाहे छोटे हो बड़े बिजनेस हो। कैपिटल अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी, ये बड़ा एक एक फ्यूलिंग जो है ना फैक्टर होता है। सेकेंडली जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि टैक्सेस का बर्डन है, उन टैक्सेस को मैंने आपको अभी अर्ज किया कि होलसेल, रिटेल एंड ट्रेड, इस सेक्टर के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, इनको भी जो है वो नेट में लाया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो आपने देखा है कि लेजिस्लेशन हुई है, फ्रेमवर्क हुआ है, जो जो कानूनी जो कार्रवाई होती है पूरी पार्लियामेंट्स ने की है और चारों सूबों ने इसमें अपना रोल प्ले किया। बहुत बड़ी बात है कि इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी गई है पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जिसको मेरे ख्याल में यह बड़ा हमने कम इसमें बात की है। तो एग्रीकल्चर टैक्स पे जो है ना फ्रेमवर्क आ गया है, उसकी कंप्लायंस और इसमें थोड़ा वक्त लगता है, हम्म। एनफोर्समेंट ऑफ कोर्स जो है इसमें नंबर आते हुए वक्त लगेगा, लेकिन जो आईएमएफ का बेंचमार्क था कि जी आप एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करते और जो है मैन्युफैक्चरिंग को और दूसरी तरफ करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, ये 45% है इकोनॉमी का जी टोटल जी रफली। बिल्कुल। और जो टैक्स देते हैं ये इनका सिर्फ नेग्लिजिबल।1 to 2% भी कंट्रीब्यूशन नहीं, और रिमेनिंग जो 55% है इकोनॉमी का हिस्सा, वो 98% टैक्सेस देता है। आप सोचें कितना बड़ा